नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक्स है फिरोज शाह तुगलक पर है। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर 1351 में बैठते हैं और 1388 तक इनका शासनकाल रहता है। अब यहाँ पे समझना है पूरा विस्तार में, पूरा का पूरा टॉपिक्स है। यूपीएससी साथ में अन्य अदर स्टेट पीसीएस में, इसके साथ में अन्य एग्जाम, छोटे वनडे एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। ये टॉपिक्स पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर बात किया जाए, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छा टॉपिक्स है। थोड़ा सा कहीं इस पे भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ये टॉपिक्स दिखता है। अब समझिए क्या है, जब तुगलक वंश आता है, अगर बात किया जाए तुगलक वंश, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? अगर बात करें तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ये कौन है? संस्थापक है। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में इसका बेटा, इसका पुत्र, जिसका नाम है जौना खां, जौना खां, इसी को दूसरा नाम जूना खां भी कह सकते हैं। कहीं कहीं जौना खां लिखा है और कहीं कहीं जूना खां। यही बाद में जौना खां या जूना खां, इसी को इस गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि पिता ने अपने पुत्र को उपाधि दिया था उलूग खां की उपाधि, उलूग खां, उलूग खां की उपाधि पाया हुआ था। यही बाद में शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक जो है गाजी मलिक की उपाधि, गाजी मलिक, इसका मूल नाम है गाजी मलिक, गाजी मलिक मूल नाम। तो ये गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। अर्थात यही गाजी मलिक जो है जब गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है तो तुगलक वंश की स्थापना करता है। इसकी मृत्यु में ऐसा इतिहासकार बताते हैं इसी का हाथ था। इसी के षड्यंत्र से जो जब बंगाल विजय करके गयासुद्दीन तुगलक आ रहा था, बंगाल विजय के बाद में तिरहुत का विजय करता है और तिरहुत के बाद में जब दिल्ली पहुंचने वाला होता है तो लकड़ी का घर यही बनवाया था दिल्ली से 6 किलोमीटर पहले, जिसमें ये मर गया। इसके मरने के बाद में, इसके मृत्यु के बाद में इसका पुत्र यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। और इसके मृत्यु के बाद में अगर ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, अर्थात जौना खां या जूना खां, ये उलूग खां उपाधि था। ये क्या था? उपाधि। उपाधि इसी को मिला हुआ था। और किसने दिया था? इसके पिता ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके मृत्यु के बाद में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद में इसका चचेरा भाई गद्दी पर बैठता, जिसका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, चाहे फिरोज तुगलक लिखें या फिरोज शाह तुगलक, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक कहिए या फिरोज शाह तुगलक, ये चचेरा भाई है। इनका इन दोनों में कैसा संबंध है? चचेरा भाई, चचेरा भाई। ये पुत्र था, ये दोनों में चचेरे भाई का संबंध। इसका मतलब तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक।
ये गद्दी पर कब बैठता है? जब इसका मृत्यु होता है, अर्थात 1351 में। 1351 में इसका मृत्यु और 1351 में एक गद्दी पर बैठता है और 1388 ईस्वी तक शासन करता है। इसका शासनकाल यहां तक सबके समझ में आ गया होगा कि फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो पूछा जाता है प्री के लेवल का यदि बात करें, मेंस की लेवल का यदि बात किया जाए तो प्री और मेंस दोनों अकॉर्डिंग, और यही अकॉर्डिंग चलता है इंटरव्यू में। यही अकॉर्डिंग कहाँ चलता है? इंटरव्यू में। प्री जब आपका तैयार है जिसमें फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, जब विस्तार में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा और उसी कॉन्सेप्ट के तैयारी में आपका फैक्ट स्वतः निकल के आ जाएगा। तो जब ये इसका जूना खां का मृत्यु हो जाता है, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाता है, तो उस समय एक गद्दी पर बैठता ठट्टा नामक स्थान पर, तब उस समय था ये, उस समय कहाँ था? ठट्टा नामक स्थान पर। ठट्टा, ये ठट्टा कहाँ पर है? सिंध में। ये ठट्टा कहाँ पर है? सिंध में। ठट्टा नामक स्थान पर, ठट्टा नामक स्थान ये कहाँ पर? सिंध में। उस समय ये था, वहीं पर, वहीं पे अपना राज्याभिषेक करा लिया। राज्याभिषेक कराया और वहां से राज्याभिषेक करने के बाद में अपने शाही सेना के साथ में, ये अपने शाही सेना के साथ में फिरोज तुगलक, मूल नाम कुछ और है, अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फिरोज तुगलक ठट्टा से राज्याभिषेक कराने के बाद में अपनी शाही सेना के साथ में दीपालपुर होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। और जब दिल्ली में आता है, ठट्टा से होकर के दीपालपुर होते हुए दिल्ली प्रवेश करता है, दिल्ली में आता है, तो दिल्ली में भी अपना राज्याभिषेक कराता है। राज्याभिषेक, तो ये समझ में आ गया होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के समय 1351 में ये ठट्टा में, ठट्टा कहाँ पर? सिंध में। वहीं पे छोटा सा इक़्तिदार था, छोटा सा मान के चलिए प्रांतपति था, वहीं पे शासन देख रहा था ये, और वहां से अपना राज्याभिषेक कराता। इसकी मृत्यु के तुरंत बाद राज्याभिषेक करा लेता है। ये ऐसा शासक है जो निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध ये पूछा गया, ये भी प्रश्न, कौन सा ऐसा शासक है, कौन सा ऐसा शासक है तुगलक वंश में या निम्न में से कौन सा ऐसा शासक है जो निर्विरोध चुना गया है? तो इसके मृत्यु के बाद में फिरोज शाह तुगलक निर्विरोध, बिना किसी विरोध के गद्दी पर बैठता है। इसका मतलब सत्ता के लिए भाइयों में संघर्ष नहीं होता है। जो संघर्ष होता था, अभी तक संघर्ष हो रहे थे, पूरे दिल्ली सल्तनत में बात किया जाए, सब एक दूसरे को हत्या करके, वध करके गद्दी प्राप्त करते हैं, सिंहासन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का कोई घटना नहीं देखने को मिलता है। निर्विरोध इसके मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता है। तो कौन सा शासक ऐसा जो निर्विरोध चयन होता है? फिरोज शाह तुगलक, पहला चीज। तो एक चीज, दूसरा चीज, ठट्टा में राज्याभिषेक कराया और दिल्ली में राज्याभिषेक। इसका मतलब कौन सा ऐसा शासक है जो 2 बार राज्याभिषेक कराता है? तो ये फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक है जो 2 बार, अभी तक पूरे दिल्ली सल्तनत की बात अगर किया जाए, किसी ने 2 बार राज्याभिषेक नहीं कराया है। अगर बात किया जाए दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत काल की बात किया जाए, चाहे दिल्ली सल्तनत कहिए या सल्तनत काल। सल्तनत माने होता साम्राज्य, सल्तनत माने क्या होता? साम्राज्य। कभी कभी ये भी पूछ लेता सल्तनत का मतलब क्या होता? साम्राज्य। तो ये 2 बार, एक बार राज्याभिषेक ठट्टा में, एक बार दिल्ली में। तो कौन सा ऐसा शासक है जो 2 बार राज्याभिषेक कराया है? फिरोज शाह तुगलक, और निर्विरोध चुना गया है। इसको स्क्रीन शॉट लीजिए या मान के चलिए लिखिए, हम इसको उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा और महत्वपूर्ण सूचनाएं हम समझेंगे। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठता है, इसका मतलब जो है जब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु होता है तो गद्दी पर बैठता है। तो इसमें एक चीज और जानिए, जब फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय था तो और पद लिया था, तो वो पूरे पिछले वाले वीडियो में आप जान चुके हैं। इसमें हम समझेंगे
देखिए ये सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो नहर की सिस्टम है, नहर यानी कि खेत की सिंचाई के लिए अगर बात किया जाए, सिंचाई किसका करना, खेत की, यानी कि कृषि की सिंचाई के लिए अगर सबसे पहले बात किया जाए, सिंचाई के लिए नहर जो लाया था, सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था, नहर अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर कोई लाया है, सबसे पहले नहर का उत्खनन कार्य कराया है, नहर बनवाया है, तो जो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तो नहर अगर सबसे पहले बात किया जाए, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक लाए थे, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले लाए हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर का निर्माण सबसे पहले किसने किया है, तो जो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन यदि ये कहा जाए कि नहर की सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय हुआ है, तो नहर सिंचाई के लिए नहर का सबसे ज्यादा सर्वाधिक नहर जो लाया गया है, नहर सर्वाधिक लाया गया है, सर्वाधिक विकास जो हुआ है नहर का, वो किसके समय हुआ है, तो इन्हीं फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा नहर बना है। सबसे पहले नहर गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक, सबसे ज्यादा नहर अगर बना, सर्वाधिक नहर, तो किसके समय बना है, फिरोज शाह तुगलक। और मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहर बनवाया। कितने नहर, 5 नहर। इनमें से 2 नहर सबसे महत्वपूर्ण था। 5 नहरों में से 5 नहरें, इनमें से 2 महत्वपूर्ण, 2 सबसे ज्यादा महती भूमिका निभाई है। 2 महत्वपूर्ण, एक जो है इन 2 में से जो 2 महत्वपूर्ण है, एक जो है नहर का नाम उलूग खानी नहर, और दूसरा जो है राजवाही नहर। तो सबसे ज्यादा अगर नहर का विकास का कार्य हुआ है तो फिरोज शाह तुगलक के समय पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर कौन लाया, गयासुद्दीन तुगलक ने लाया है, लेकिन कम विकास हुआ है। और ये 5 नहर इसके मुख्य नहरें हैं। इस 5 नहरों में 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके नहर का नाम जो है उलूग खानी नहर, और दूसरा कौन सा है, राजवाही नहर। ये देखिए उलूग खानी क्या है, ये जो बताया ना फिरोज शाह तुगलक ने ही एक नहर बनवाया। ये लगभग 150 मील लंबी नहर, ये लगभग 90 मील लंबी नहर। लेकिन ये यहाँ पे डाटा नहीं याद करना है, तो इसका 2 महत्वपूर्ण नहर जो है ये यमुना नदी से निकाला गया था। ये भी यमुना से आगे जाकर के निकाला गया है। लेकिन ज्यादातर जो नहरें बना है वो आज के अगर बात किया जाए हरियाणा में पड़ता है। आज के हरियाणा, इसने पहली बार जब नहर बनाया, खेत की सिंचाई हुआ, विकास होगा, खेत की सिंचाई होगा, कृषक ज्यादा से ज्यादा उपज लगाएंगे, उपज आएगा, और जो उपज आएगा तो सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई के लिए इसने एक पहली बार ऐसा करता है कि सिंचाई, नहर से सिंचाई के लिए इसने कर लगा दिया है। तो नहर से सिंचाई के लिए कर लगाए हैं। अब यहां तक हो गया है। यहां पे अब देखें तो एक तो हो गया, इसके नहर का नाम क्या है, उलूग खानी नहर और राजवाही नहर। ये किसके समय की देन है, फिरोज शाह तुगलक की नहरों के नाम है। ये 2 मुख्य नहरें हैं। और कितने नहर ये बनवाया था, मुख्य रूप से 5 नहरें। किस लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए इसने जो नहर से सिंचाई लोग कर रहे हैं, इसने जो है सिंचाई कर की भी व्यवस्था किया है। अगर बात करें तो सिंचाई
सिंचाई कर। पहली बार ये लाए हैं नहर से सिंचाई जो कर रहे हैं उनको कर देना पड़ रहा है, जिसको कहते हैं सिंचाई कर को कहे हैं हब ए सर्व। हब ए सर्व, ये हब ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, हब ए सर्व क्या है? या केवल सर्व कर लिख सकता है, लिख सकता सर्व कर। सर्व कर क्या है? सिंचाई कर। कैसा सिंचाई? जो नहर से सिंचाई होता था। ये नहर के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने कई कुएं खुदवाए सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए भी, और कई तालाब भी बनवाए, कई तालाब कई कुएं भी बनवाए। लेकिन वो केवल लिख सकते हैं, प्रिय के उतने लिहाज से नहीं है। सिंचाई कर जो लेते थे ये उसको कहा गया हब ए सर्व। तो सर्व क्या है? सिंचाई कर है, नहर से सिंचाई होता है। ये दोआब वाले क्षेत्र हैं। दोआब मतलब क्या होता है? दो आब। दो आब माने होता दो नदियों के बीच का जगह। दो आब, आब माने जल होता है, दो, दो माने दो, दो जल, दो मतलब दो नदियों के बीच के जगह को, कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी दो नदियों के बीच के जगह को दोआब कहा जाता है। जैसे गंगा और यमुना के बीच का मुख्य रूप से यही है, गंगा और यमुना के बीच का जो जगह है ये दोआब है। ये ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ है। तो दोआब के क्षेत्र में सिंचाई से, केवल अगर बात किया जाए दोआब के से सिंचाई से जो सिंचाई कर आया है हब ए सर्व, लगभग जो है 2 लाख टका, 2 लाख टका वार्षिक इनकम हुआ था इस सुल्तान को। इसी से हब ए सर्व से दोआब के क्षेत्र से ही 2 लाख, अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटाएं हैं। हमारे पास अगर किताब की बात करें, इसमें जो है डाटा हमारे पास है नहीं मिल रहा है, कहीं किताब में है। तो 2 लाख टका, 2 लाख टका वार्षिक, 2 लाख टका वार्षिक आय सुल्तान को हुआ है। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जानिए हब ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था, नहर से सिंचाई। और इसके माध्यम से जो है सुल्तान ने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग इस दोआब के क्षेत्र से 2 लाख टका वार्षिक इनकम प्राप्त किया था। इससे उसका राजस्व बढ़ा। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, आगे फिर हम बढ़ते हैं। अगर दूसरे की हम बात करें, ये फिरोज शाह जो तुगलक है, इसके बारे में ये देखिए, जो गुलाम होते थे उस समय, दास, तो गुलाम रखने का, यानी कि दास रखने का ये बहुत ज़्यादा शौकीन था, शौकीन था। ये शौकीन किस चीज़ का था? गुलाम रखने का। गुलाम मतलब क्या? दास, दासों का, यानी कि गुलामों का बहुत शौकीन था। फिरोज शाह तुगलक गुलाम रखने का या दास रखने का बहुत शौकीन था। ऐसा नहीं उनसे अनैतिक कार्य कराना, उनसे नैतिक कार्य कराना, उनके जीवन की भलाई के लिए कार्य करना। क्योंकि ये जो शासक है बहुत ज़्यादा उदार है। अभी आगे पढ़ेंगे इसकी उदारता पर। इसके किए गए कार्यों के कारण हेनरी इलियट ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर पद भी दिया है। और इसी के समय का जो इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ये पुस्तक में भी इन्होंने, जियाउद्दीन बर्नी ने इसको दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया है। हालांकि कहीं आलोचना भी है, वो आगे चलेंगे कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया, घूसखोरी को प्रोत्साहित किया। तो यही सुल्तान है। क्यों? क्योंकि इसने जो है
सेना को अर्थात सैनिक को वंशानुगत बना दिया है, यानी कि सेना की भर्ती अब बंद, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र। आगे चलेंगे, लेकिन अब ये हम इसमें जानेंगे कि शौकीन किस चीज का था? दासों का, गुलामों का, यानी कि गुलाम रखने का, गुलाम रखने का, दास रखने का ये शौकीन था, दास रखने का या गुलाम रखने का शौकीन था। इसलिए इसने जो है एक नया विभाग लाया, नया विभाग स्थापित किया। ये नया विभाग जो स्थापित किया है, ये नया विभाग है दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। अगर याद न आए समझ लीजिए, दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है? बंदगान, बंद माने बंद हो गया, गान माने गाना, मुंह, मुंह बंद, इसका मतलब दास। अगर किसी ने आपका मुंह बंद कर लिया या किसी का मुंह बंद कर लिया, मुंह बंद इसका मतलब गुलाम है, दास है, ऐसे भी समझ सकते हैं। दीवान ए बंदगान यानी कि दासों से संबंधित है। किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ऐसा क्यों किया है? क्योंकि बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था। हालांकि ये बाद में जब बहराइच से सलार जो है गाजी की जो है सलार गाजी की जब दरगाह से चादर चढ़ाने के बाद में आता, तो हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है कट्टर हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे तो इसने जो है गुलामों के रख रखाव के लिए, गुलामों को देखभाल करने के लिए एक नया विभाग ला दिया, दीवान ए बंदगान। इसका जो अधिकारी होता था अर्ज ए बंदगान, अर्ज ए बंदगान इसका अधिकारी था। ये क्या था? अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी अर्ज ए बंदगान। और ये क्या है? दीवान ए बंदगान। जब देखिए, जब भी जहां बंदगान, जहां दीवान लिखा रहे, दीवान ए, तो समझ लीजिए विभाग है। तो दीवान ए बंदगान ये विभाग है, नया विभाग लाया है। किसने लाया है? फिरोज शाह तुगलक ने, गुलामों के, दासों के रख रखाव के लिए, चूंकि उसी का शौकीन था। इसका अधिकारी जो होता था अर्ज ए बंदगान। ऐसा माना जाता, इतिहासकार बताते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या, गुलामों की संख्या 1,80,000 थी, 1,80,000 संख्या थी। किसकी संख्या? गुलामों की संख्या। और इसकी खास विशेषता क्या है? इसने दासों को केवल ऐसे नहीं शिक्षा दिया है, शिक्षा के साथ साथ कला का। इन दासों, जो भी दास थे, इनकी संख्या जो भी दास है, इनके लिए शिक्षा भी व्यवस्था उपलब्ध कराया, शिक्षा और कला, यानी कि जितने भी प्रकार की शिक्षाएं हैं, शिक्षा देने का काम किया है, कला में लाने का काम किया है। और साथ में क्या किया है? इनको शिक्षा में कैसी शिक्षा देने की व्यवस्था किया है? व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया, व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ किया, या शिक्षा एवं कला में या शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा लाया? व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया या शामिल किया, तो यही फिरोज शाह तुगलक है। और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लाता है, कहाँ से शुरू करता है? क्योंकि यही जो इसके गुलाम थे, दास थे, इन्हीं दासों को शिक्षित करने के लिए ऐसा व्यवस्था किया। ऐसा क्यों किया है? व्यावसायिक शिक्षा लाया है ताकि ये जो दास हैं, इसलिए शिक्षा, जब व्यावसायिक शिक्षा पाए रहेंगे, सीखे रहेंगे, ये अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, अपने पैर पर खड़े। अपने पैर पर खड़े होने का मतलब जैसे केवल अपने पैर पर ऐसे खड़े होने से नहीं मतलब है। अपने पैर पर खड़े होने का मतलब है कि वो अपनी जीविका, अपना जीवन यापन करने में सामर्थ्य हो। तो फिरोज शाह तुगलक का एक दूसरा अच्छा काम दिखता है, मुझे लगता है फिरोज शाह तुगलक के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यों को देख करके हेनरी इलियट ने और एल फिंस्टन ने इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा, और जियाउद्दीन बर्नी ने इन्हें, यानी कि इसे जो है फिरोज शाह तुगलक को
दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसकी भैया दूसरी विशेषता क्या है, इसने खुतबे में परिवर्तन कर दिया। पहला ऐसा सुल्तान है जिसने खुतबे में परिवर्तन किया, खुतबे में परिवर्तन किया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान कौन सा है जिसने खुतबे में परिवर्तन किया। खुतबा क्या है, ये धार्मिक चीज होता है, धार्मिक। जैसे मान लीजिए कोई चीज उत्कीर्ण कराना, जैसे नेम प्लेट या कोई भी चीज, बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि इनके कर कमलों द्वारा जो है इस पुल का उद्घाटन किया गया, या इस बिल्डिंग का निर्माण उद्घाटन किया गया, तो एक ऐसे लिखाया जाता है। तो ऐसे कुछ लिखे जाते हैं जिसमें खुतबे धार्मिक चीज होता है कि ये लिखा गया। या कुछ सिक्के होते थे, सिक्के में राजा का नाम लिखा जाता है, कहीं कहीं वो खलीफा का भी नाम देते हैं। तो इसने जो खुतबे में परिवर्तन करने का मतलब क्या है, अभी तक जो दिल्ली में सल्तनत में सुल्तान हुए हैं, सब लोगों ने अपने नाम का या तो अपने नाम के साथ साथ जो है खलीफा के नाम का अंकन करवाया है। खुतबा में यानी कि जो लिखवाया धार्मिक चीज, केवल अपना नाम या तो जो है खलीफा का नाम। लेकिन इसने क्या किया है, ये पूर्ववर्ती जितने भी शासक हैं, इनके पहले के जितने भी शासक हैं, उनका भी नाम, अपना भी नाम, और अपने बाद के 2 उत्तराधिकारियों का, यानी कि अपने पुत्र फतेह खान और जो है दूसरे जो है एक जफर खान, पहला बड़ा पुत्र फतेह खान और दूसरा उसके बाद का जफर खान, उसका भी नाम अंकित कराया। तो सबसे पहले जो है अगर बात करें, मोहम्मद बिन शाम का नाम अंकित कराता है। मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम मतलब क्या होता है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। इनको मोहम्मद गोरी को मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। मुइजुद्दीन, पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। इनका दूसरा नाम क्या है, मोहम्मद बिन शाम। यहाँ से लेकर इसके बाद में जितने शासक आए हैं, गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं, इल्तुतमिश हैं, और क्या नाम है, आराम शाह, रजिया हैं, मुबारक शाह हैं, क्या नाम है इनका, खिलजी वंश से जितने भी हैं, यानी कि फिरोज शाह खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, मुबारक शाह खिलजी हैं, है ना, नसरुद्दीन हैं। उसके बाद गयासुद्दीन, तुगलक वंश के गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक खुद है, और इनके बाद में इनका बेटा। सबके नाम अंकित करवा दिया है, केवल एक नाम छूटा है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम केवल नहीं शामिल कराया। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ये कहीं किताब में स्पष्ट नहीं मिलता। हो सकता भूल गए हो या तो नहीं जाने, भूलने का सवाल नहीं, कुछ रहा होगा बात जो वही जानते हैं। कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने खुतबे में परिवर्तन किया। खुतबे में परिवर्तन मतलब मोहम्मद बिन शाम, यानी कि मोहम्मद गोरी सबसे पहले आते हैं। मोहम्मद गोरी के बाद में कौन आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में और लोग, इल्तुतमिश और सब लोग आते हैं, जो आते गए हैं, यानी कि गुलाम वंश के शासक, उसके बाद खिलजी वंश के शासक, उसके बाद में तुगलक वंश के संस्थापक यानी कि गयासुद्दीन, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उसके बाद में फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक के बाद में 2 इनके उत्तराधिकारी हैं, जफर खान और फतेह खान। तो पहला फतेह खान है, बड़ा पुत्र है, उसके बाद जफर खान, उनका भी नाम अंकित कराया। केवल नाम छूटा है तो किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर हो गया। तो इन्होंने खुतबे में परिवर्तन कराया। खुतबे में परिवर्तन कराने वाला या अपने पूर्ववर्ती सभी सुल्तानों का खुतबे में नाम, सिक्के में नाम, सिक्के में कम है, खुतबे में ज़्यादा, खुतबे में नाम अंकित कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला अगर कोई सुल्तान है तो यही है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, बिना नोट के काम नहीं बनेगा। अगर बात करें, ये देखिए 2 चीज और लाते हैं। अगर बात करें तो ताश घड़ियाल,
ताश, ताश ऐसे, ताश घड़ियाल, ताश घड़ियाल का आविष्कार किया है। ताश घड़ियाल क्या होता है? ताश घड़ियाल का मतलब होता है जल घड़ी, जल घड़ी। तो जल घड़ी, ताश घड़ियाल, अगर आ गया आपके एग्जाम में ताश घड़ियाल, ताश घड़ियाल का मतलब होता है जल घड़ी। इसका आविष्कार करने वाला कौन है? यही फिरोज शाह तुगलक, आविष्कारक, आविष्कारक फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ी, इसका मतलब क्या है? ताश घड़ियाल का, ताश घड़ियाल का आविष्कार किया। ये जो है, जो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद अगर बात करें, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद ये दिल्ली में है, जगह है दिल्ली। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ये फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर बसाया, जबकि फरिश्ता, जो इतिहासकार फरिश्ता हैं, उनके अनुसार 200 नया नगर, 200 तो 200 नया नगर बसाए हैं। इनमें से कई नगर मेन हैं, जैसे जौनपुर है, फिरोजाबाद है, ऐसे कई मिलेंगे। तो ये फिरोजाबाद जो है एक नगर है, छोटा सा है, दिल्ली के पास में ही, अब दिल्ली में ही आता। तो यहाँ पर फिरोजाबाद में जो है इन्होंने ये जो आविष्कार किया, ये क्या है? जल घड़ी। ये समय सूचक यंत्र है, समय सूचक यंत्र, समय सूचक यंत्र है। तो समय सूचक यंत्र का आविष्कार किसने किया है? ताश घड़ियाल क्या है? समय सूचक यंत्र है, या जल घड़ी कहिए। इसका आविष्कार फिरोज शाह तुगलक ने किया। और ये कहाँ पे लगाया गया है? फिरोजाबाद में। इसके साथ साथ एक जल घड़ी के साथ साथ धूप घड़ी भी बनाया है, धूप घड़ी, ये भी यहीं पर है फिरोजाबाद में। धूप घड़ी एक क्या है? ये भी समय सूचक यंत्र है। ताश घड़ियाल ये भी क्या है? समय सूचक यंत्र है। इसका मतलब क्या है? जल घड़ी है। इसके अलावा अनेक प्रकार की यांत्रिक चीजें भी ये बनाया है। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने ताश घड़ियाल, समय सूचक यंत्र, जल घड़ी या कहिए जो है धूप घड़ी का भी आविष्कार किया। और ये सब कहाँ लगाया है? फिरोजाबाद दिल्ली में। यानी कि कुछ यांत्रिक भी चीजें बना के दिया है। इसके अलावा अगर बात करें, ये तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है, हर जगह ऐसा आएगा, पहला ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने सम्राट अशोक, जो बात करें सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य वाले, सम्राट अशोक कौन है? मौर्य साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य जिनका नाम प्रसिद्ध है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के जो 2 स्तंभ हैं, इनके 2 स्तंभ को, 2 स्तंभ को ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाते हैं। एक जो है टोपरा का है, टोपरा, ये टोपरा कहाँ भैया? अंबाला। अंबाला कहाँ? हरियाणा में आता है। अगर बात किया जाए अंबाला कहाँ आता है? हरियाणा में। अगर उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, सहारनपुर के ठीक बगल में सट करके हरियाणा लगता है और इसी का जिला अंबाला है। उत्तर प्रदेश का जो जिला है उत्तरी जिला सहारनपुर, और सहारनपुर के बगल में अंबाला है। अंबाला जो आता है हरियाणा में आता है। तो ये अंबाला में ही टोपरा, टोपरा एक गांव है, एक जगह है। टोपरा में, टोपरा स्तंभ इसको कहते हैं, टोपरा का स्तंभ, स्तंभ। और दूसरा जो है, दूसरा मेरठ, मेरठ ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर से थोड़ा सा और इधर साइड में आएंगे, मुजफ्फरपुर पड़ेगा, मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे तो आपको मिलेगा मेरठ। ये वही मेरठ है जहाँ पर 10 जनवरी
मध्य आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। 10 जनवरी नहीं 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का बिगुल बजता है। यहीं से शुरू हुआ था, वहां से फिर आता यहाँ पर 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू। ये वही मेरठ, तो मेरठ से स्तंभ, मेरठ से स्तंभ, मेरठ का स्तंभ, तो एक जो है सम्राट अशोक के जो है 2 स्तंभों को ये फिरोज शाह तुगलक लाया है। ये एक टोपरा का स्तंभ है, ये टोपरा का स्तंभ कहाँ, अंबाला हरियाणा, और दूसरा मेरठ का स्तंभ। मेरठ का स्तंभ, मेरठ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश है। इन दोनों स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने लाया है दिल्ली में। कहाँ लाया है, दिल्ली में स्थापित किया है, दिल्ली में स्थापित। यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें टोपरा के स्तंभ को इसने सोने का स्तंभ कहा। फिरोज शाह तुगलक ने इस टोपरा के स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा है। ये पूछे गए हैं कौन सा दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को लाया है। ये फिरोज शाह तुगलक। कौन लाए, एक टोपरा का स्तंभ है और दूसरा मेरठ का। टोपरा के स्तंभ को इसने सोने का स्तंभ कहा है। मेरठ का जो स्तंभ लाया था ये टूट गया था, फिर भी उसको जोड़ करके 5 खंडों में टूट गया है। भाई बहुत बड़ा होता है, उसको लाना आसान नहीं है, तो 5 खंडों में टूट गया, फिर भी उसको जोड़ करके बनाया गया। दिल्ली में है दोनों अभी भी। यहां तक क्लियर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मिटा देते हैं। अब दूसरा इस पे हम चर्चा करेंगे, जो फिरोज शाह तुगलक हैं इनकी शिक्षा और साहित्य क्या था। तो ये शिक्षा और साहित्य में रुचि लेते थे कि नहीं, शिक्षा और साहित्य। देखिए जब शिक्षा रहेगा उसके साथ साहित्य स्वतः जुड़ा रहेगा। साहित्य का मतलब क्या होता है, कुछ किताबें। तो देखिए इनकी अगर बात किया जाए, पहले शिक्षा की बात करते हैं, तो इन्होंने शिक्षा को पहली बार, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जिसने, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ा है। व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा। और ये व्यवसायिक शिक्षा इसलिए जोड़ा है ताकि लोग व्यवसायिक शिक्षा, जैसे ITI होता है, पॉलिटेक्निक होता है, इस समय की अगर बात किया जाए ITI, पॉलिटेक्निक, IIT या डॉक्टरी लाइन का नीट जैसे एग्जाम पास करके लोग जाते हैं, MBBS या BAMS या अन्य, या दांत के डॉक्टर, कुछ भी XYZ, इस प्रकार के। इससे लोग जो है पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बेरोजगार नहीं रहेंगे। अभी ये आगे बेरोजगारों के लिए एक नया दफ्तर लाएंगे, उसमें पढ़ना बेरोजगार के लिए अगला नया, पहली बार ऐसा होगा। हर बार इसमें इसके संदर्भ में आएगा, पहली बार ऐसा इतिहास में। कई चीजें ऐसा काम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे हैं, इसीलिए हेनरी इलियट और एली फिंस्टन ने इसे सम्राट का सल्तनत का अकबर कहा है, सल्तनत कालीन अकबर, दिल्ली सल्तनत का अकबर। और जियाउद्दीन बर्नी ने इसे आदर्श सुल्तान बनाया। जबकि थोड़ा सा सेना को वंशानुगत करने के कारण, कुछ भ्रष्टाचार को, घूसखोरी को ये जो है प्रोत्साहन देता है, भ्रष्टाचार करिए, प्रोत्साहन, घूसखोरी करिए, इसीलिए इसका जो है शासनकाल सबसे ज़्यादा भ्रष्ट बता दिया गया है। शासनकाल सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पूरे दिल्ली सल्तनत में इसी का बताया गया है। फिरोज शाह तुगलक को कुछ गलतियां किया, अच्छाइयां के साथ गलती कर दिया, इसलिए खिलाफ। शासक तो बढ़िया है, गड़बड़ नहीं। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था वो अभी तक ये शासन बनाया हुआ है, यानी कि बिखरने नहीं दे रहा है अपने साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को बिखरने नहीं दे रहा है, साम्राज्य चल रहा है। इसके बाद में लोग आयोग शासक आएंगे, इसके पुत्र जो है और लोग इसके जितने भी आए आयोग विलासी निकम्मे पर भी आएंगे, इससे तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा। तो ये इसने पहली बार ऐसा ही किया है, व्यवसायिक शिक्षा लाया। अब अगर साहित्य की बात करें, इनके समय देखिए दो इतिहासकार जो हैं इसी के संरक्षण में थे, यानी कि किसके संरक्षण में, इन्हीं के संरक्षण में। फिरोज शाह तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में 2, एक का नाम है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, और दूसरे कौन हैं, शम्स ए सिराज अफीफ। याद करना पड़ेगा, अफीफ के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, शम्स ए सिराज अफीफ और दूसरे हैं जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ पे बर्नी के भी और यहाँ पे अफीफ भी। अफीफ, अफीम नहीं कहिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अफीफ। तो जो 2 इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ, दोनों को संरक्षण दिया गया। इन्होंने मुख्य रूप से 3 पुस्तकें लिखा है, लेकिन 2 पुस्तक ज़्यादा प्रचलित है, इसको मुझे नहीं मालूम है, ये 2 ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बात करें, एक है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, और दूसरी है फतवा ए जहांदारी, जहांदारी। 2 पुस्तक। फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन, जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है, यही तारीख ए फिरोज शाही, यही लेखक है। ये जो तारीख ए फिरोज शाही है, ये इन्हीं फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है, इन्हीं की प्रशंसा में है। हालांकि इसके पहले भी कई, इनके पूर्व भी जो शासक रहे, सुल्तान रहे, उनके भी बारे में दिया गया, उनके भी बारे में बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं को, फिरोज शाह तुगलक को ही समर्पित है, इन्हीं के संरक्षण में। इसमें इनकी प्रशंसा किया गया है अगर बात किया जाए। जबकि यही जियाउद्दीन बर्नी है, इन्होंने जो इनका पहले का शासक था, यानी कि इनका चचेरा जो भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी आलोचना किया गया, उसकी अनेक प्रकार की कट आलोचनाएं किया गया है। इन्होंने भी किया और लोगों ने भी किया, इब्न बतूता को छोड़ करके। इन्होंने जो पुस्तक लिखा है ये जीवनीकार हैं, इसके जीवनीकार फिरोज शाह तुगलक के क्या हैं, ये जीवनीकार हैं। जीवनीकार का मतलब है कि इन्होंने इनकी जीवनी लिखा है। इन्होंने भी तारीख ए फिरोज शाही लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही लिखा। तारीख ए जो फिरोज शाही इन्होंने लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही जहां लिखना बंद किया, वहीं से शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख ए फिरोज शाही लिखा। क्योंकि भाई इनका मृत्यु होगा ना, अब जब मृत्यु होगा तो जिंदा थोड़े रहेंगे, लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो इनके जहां पर इन्होंने लिखना बंद किया है, वहीं से इन्होंने लिखना शुरू किया है, और तारीख ए फिरोज शाही इसीलिए नाम दिया। और ये तारीख ए फिरोज शाही में इन्हीं की जीवनी है, इसका मतलब इनकी प्रशंसा, भरपूर प्रशंसा, भूर भूर प्रशंसा किया गया है इनके तारीख ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक। तो इसका मतलब क्या है, ये संरक्षक, इन्होंने संरक्षण दिया था, इसका मतलब कला और साहित्य में भी और जो है शिक्षा में भी इनकी रुचि। अभी कला में भी चलेंगे, अनेक प्रकार की बिल्डिंग, अनेक प्रकार के मंदिर नहीं मस्जिद, अनेक प्रकार के नहर, 5 नहरें बता दी हैं, 5 नहरों में हमने चर्चा कर दिया है, जिसमें उलूग खानी और जो है राजवाही नहर प्रमुख बता दिया है। और स्वयं ये खुद साहित्य में रुचि लेता था, शिक्षा में रुचि लिया, साहित्य में। इसने खुद अपनी आत्मकथा लिखा है, आत्मकथा, आत्मकथा लिखा है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या भैया, इनकी आत्मकथा का नाम है, इन्होंने एक आत्मकथा लिखा है, इनकी आत्मकथा का अगर नाम देखेंगे क्या नाम है, फुतूहात ए फिरोज शाही, फुतूहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, फुतूहात ए फिरोज शाही बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फुतूहात ए फिरोज शाही जो है ये आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसका मतलब अपने बारे में इन्होंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि फिरोज शाह तुगलक इसमें रुचि ले रहे हैं।
इसको इसकी निशान लीजिए, नोट करिए, बिना नोट किए, कॉपी में बिना नोट किए आप भूल जाएंगे, इसलिए नोट कीजिए, कॉपी में बनाइए, इसकी निशान लीजिए। अब देखिए इनकी एक बात और है, इन्होंने जो अभी ने बताया ना कि दीवाने बंदगान लाया, दीवाने बंदगान मतलब दास के शौकीन, तो यहाँ तक कि इन्होंने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे अगर बात करें, इसने रोजगार दफ्तर लाया, रोजगार दफ्तर, चूंकि इनके समय जो भी लोग बेरोजगार थे, जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र, जो भी लोग बेरोजगार थे, वो रोजगार दफ्तर में अपना पंजीकरण कराएं कि हाँ हम रोजगार नहीं हैं, बेरोजगार हैं, तो वो बेरोजगार अपना पंजीकरण कराएंगे और जा करके तब जो है उनको नौकरी दिया जाएगा या कहीं ना कहीं उनको सुल्तान सेट करेगा कि कोई ना कोई कार्य देगा। ये रोजगार दफ्तर लाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने 5 नहर बनवाया, सर्वाधिक नहर। तो सर्वाधिक जो नहर बनवाया 5 मुख्य रूप से, जिसमें हमने बताया उलूग खानी नहर सबसे महत्वपूर्ण, 150 मील लंबी है। उसके बाद राजवाही नहर, इसका उल्लेख याहिया बिन अहमद, इसका उल्लेख कौन करते हैं? याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद सर हिंदी, ये इतिहासकार हैं। कौन है? इतिहासकार याहिया बिन अहमद सर हिंदी। इनकी पुस्तक अगर है तो तारीख ए मुबारक शाही, ये पुस्तक है। बहुत बार ये भी पूछा गया है, अभी जैसे एक बताया ना फुतुहात ए फिरोज शाही, वो आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। ऐसे तारीख मुबारक शाही, ये याहिया बिन अहमद सर हिंदी इतिहासकार हैं। इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। सबसे ज़्यादा नहरों का उल्लेख अगर हुआ है, सबसे ज़्यादा नहरों का विकास हुआ है दिल्ली सल्तनत में, तो फिरोज शाह तुगलक के समय, और मुख्य रूप से 5 बड़ी नहरें। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज ये बात करें, इसने गरीबों को, अनाथों को, अपाहिजों को, उनको कुछ सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, उनका मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, कुछ विकास करने के लिए पेंशन विभाग की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? पेंशन विभाग। पेंशन के लिए, ये पेंशन के लिए था। पेंशन के लिए विभाग लाए हैं। कौन सा नया विभाग लाए हैं? पहली बार लाया गया है। इसका मतलब नया विभाग अगर आ गया, नया शब्द आ गया, समझ लीजिए पहली बार। इस नए विभाग का नाम क्या था? दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक। ये नया विभाग कौन लाया है? फिरोज शाह तुगलक ने लाया। किससे संबंधित है? पेंशन विभाग से। गरीबों के कल्याण के लिए, दीन दुखियों के कल्याण के लिए, इन सब के लिए लाया गया है दीवान ए इस्तिहाक। अब इसी पर हम रोक देते हैं, बहुत लंबा टॉपिक होगा। ये पार्ट 1 में रखिए, पार्ट 2 का हम दूसरा पार्ट इसके बाद में ठीक लाते हैं। वीडियो को तब तक के लिए हम अलविदा चाहेंगे। अगले पार्ट 2 में इसी के जो शेष बचा हुआ भाग है उस पर हम रखेंगे। बहुत लंबा वीडियो होना ठीक नहीं है, बहुत लंबा क्लास होना ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी, अच्छे से मैटर, जो मैटर आपके पास है, यही तथ्य है, यही आप फ्री में काम करेगा, यही मेंस में, यही इंटरव्यू में काम करेगा। जब आपके पास तथ्य ही नहीं रहेगा, मटेरियल ही नहीं रहेगा, लिखेंगे क्या?
लिखने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ मैटर भी चाहिए ना। ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने दीवान इस्तिकाक लाया गरीबों के कल्याण के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या लाया है, रोजगार दफ्तर लाया, दासों के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा कई अच्छाइयाँ किया जिससे हेनरी इलियट ने इन सब ने जो है, लिविंगस्टन ने इसको जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अलविदा।